शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि। या अभिक्षमता। ठीक है, इसके अंतर्गत हम शब्दावली देख रहे थे और कल काफ़ी शब्दावली आपने देखी। आज एक अगली शब्दावली है प्रतिबद्धता। ये शब्द बहुत सुनते हैं आप लोग और प्रशासन में हर चीज़ में आपको अपने जीवन में बोलते हैं ना, हमें बहुत कमिटेड रहना चाहिए। तो प्रतिबद्धता क्या है, कमिटमेंट क्या है, बताइए। हाँ, एक हाँ पहले आप बताओ कमिटमेंट क्या है। बोलिए बोलिए, मौन क्यों हो गए। जो बात हमने किसी से जो वादे किया उसे हर तरीके से निभाना। वादों को पूरी तरीके से निभाना। और हैं, जैसे कोई बात किसी से कही है उस पर डटे रहना, अपनी बात पे डटे रहना। और बताइए दीपक जी, यही है, अपनी बात पे डटे रहना। बिल्कुल सही बात है। अपनी कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव। समर्पण का भाव लिख लीजिए इसको, प्रतिबद्धता हेडिंग डालिए। लिखिए, जनता के हितों की रक्षा हेतु प्रतिबद्धता। जनता के हितों की रक्षा हेतु प्रतिबद्धता। जनता के हितों की रक्षा हेतु प्रतिबद्धता। जनता के हितों की रक्षा के हेतु प्रतिबद्धता। आगे लिख लीजिए इसी में, विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से बचना। विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से बचना या निजी हितों एवं व्यक्तिगत एवं व्यक्तिगत कार्यों से ऊपर उठकर, निजी हितों एवं व्यक्तिगत कार्यों से ऊपर उठकर लोक सेवा के दायित्व को तरजीह देना। लोक सेवा के दायित्व को तरजीह देना। तरजीह मतलब प्राथमिकता। लोक सेवा के दायित्व को तरजीह देना। लोक सेवा के तरजीह को, दायित्व को तरजीह देना या अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव ही प्रतिबद्धता है। या अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण का भाव ही प्रतिबद्धता है। अपने संगठन तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित होना। अपने संगठन या लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित होना, ये भी प्रतिबद्धता है। ठीक है, या अपने किए गए वादों को निश्चित समय पर पूरा करना। अपने किए गए वादों को निश्चित समय पर पूरा करना। निशांत कुमार कह रहे हैं वचन पर कायम रहना। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें प्रतिबद्धता है। इसका मतलब प्रतिबद्धता आप समझते हैं। अगला लिखिए, अगला एक टॉपिक है, अगला एक विषय है, वो है विवेकशीलता।
विवेकशीलता क्या है बताइए, विवेकशीलता क्या है? किसी बात पे विचार करना चाहिए। मैंने आपको विवेक बताया ही है। हमारा मस्तिष्क दो चीज़ों से काम करता है, हमारा शरीर दो चीज़ों से काम करता है, पहला संवेग, दूसरा विवेक। तो विवेकशीलता को यदि समझाना हो आसान भाषा में तो क्या है? अविश्वास एवं अतिविश्वास। अतिविश्वास, अविश्वास यानी विश्वास ही न करना किसी पे, और यह ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा कर लेना, दोनों से बचकर कार्य करना ही विवेकशीलता है। कई बार होता है आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और कई बार होता है आप कॉन्फिडेंस में ही नहीं रहते। तो विवेकशीलता क्या कहलाती है? अविश्वास तथा अति विश्वास के बीच में जो आपका है वो विवेक है ना। तो लिखिए इसको, विवेकशीलता को। लिखिए, प्रत्येक घटना तथा विचार को, प्रत्येक घटना तथा विचार को तथ्य, प्रत्येक घटना तथा विचार को तथ्य, तथ्य जहां पे तथ्य शब्द आया कैसे हो गए आप? कौन सा गुण आ गया आपके अंदर? वस्तुनिष्ठता। हाँ, कल हमने पढ़ा है प्रत्येक घटना तथा विचार को तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर स्वयं को परखा जाना चाहिए। तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर स्वयं को परखा जाना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूर्वाग्रह आधारित ना होकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। पूर्वाग्रह आधारित ना होकर, पूर्वाग्रह समझ रहे हैं? कई बार हम दूसरे के प्रति परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। परसेप्शन समझ रहे हैं? चलिए मैं आपको आज परसेप्शन, कल मैंने पावर ऑफ रिएक्शन आपको बताई थी। पावर ऑफ रिएक्शन समझ रहे हैं? कभी भी हम किसी भी बात के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे किसी की बात हमें बुरी लगी, हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करना चालू कर देते हैं और कई बार वही प्रतिक्रिया हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही परसेप्शन, पूर्वाग्रह। अब पूर्वाग्रह कैसे बनते हैं? पूर्वाग्रह अनुभव से बनते हैं। पूर्वाग्रह क्या है? अनुभव की चीज़ है, अनुभव की चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ 2 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन रहें, है ना, और जब मेरे साथ लगातार रहें तो आपके मेरे साथ कुछ अनुभव होंगे। हो सकता है आप पूरे दिन की दिनचर्या मेरी देखें और देख करके आपको लगे कि यार वाह क्या काम करते हैं, या आपको लगे अरे कुछ नहीं है। होता है ना, जब आदमी के साथ आप रहते हैं तब आपको रियलिटी पता चलती है, उसका असली चेहरा। समझ रहे हैं? कितना समयबद्ध है वो, कितना वो जो है परिस्थितियों में कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, कैसी सोच रखता है, कैसे विचार रखता है। विवाह के बाद आदमी को यही तो पता चलता है, क्योंकि फिर लगातार पूरा जीवन जीना होता है, फिर पता चलता है फंस गए यार, गलत आदमी के साथ फंस गए। या फिर आप अपने मित्र को चुनते हैं, जब नया नया रिश्ता बनता है मित्रता का तो बड़ा प्रगाढ़ होता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 4 दिन बाद उसकी रियलिटी खुलनी चालू होती है। तो आप क्या करते हो? परसेप्शन क्रिएट कर लेते हो। पूर्वाग्रह ये ऐसा ही है, ये झूठ ही बोलता है हर परिस्थिति में, ये बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता है। ऐसे आप अपने मित्रों के प्रति बहुत सारे परसेप्शन बना लेते हो। पूर्वाग्रह बनाना भी अपराध है, इसे भी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखो होता क्या है, आदमी समय के साथ अपने आप को बदलता रहता है। जैसे आप ही हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, मनुष्य गलतियों का पुतला है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां, कमजोरियां, खामियां होती हैं, लेकिन आप समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हो, अपने को चेंज करते रहते हो। लेकिन अब आपने क्या कर रखा है, मान लीजिए कोई मित्र है जो आपको 1 साल पहले आपके साथ था, अब आप 1 साल बाद उससे मिल रहे हैं, तो क्या आप उसको 1 साल पहले जैसा जानते थे, क्या वो पूर्वाग्रह लेके उससे मिलेंगे? यदि आप ऐसा कर रहे हैं उसके साथ कि जैसा उसे आप 1 साल पहले जानते थे वैसा पूर्वाग्रह लेके उससे मिल रहे हैं कि ये वैसा ही होगा, बड़ा फेंकता होगा, बड़ा झूठ बोलता होगा, है ना, तो ये क्या हुआ? आपने उसके प्रति एक पूर्वाग्रह बना करके अपराध नहीं कर दिया? हो सकता वो आज ऐसा ना हो, आप 4 लोगों को उसके बारे में गलत जानकारी नहीं देंगे,
परसेप्शंस क्रिएट होते हैं हमारे, ऐसे ही परसेप्शन हमारी गवर्नमेंट को लेकर क्रिएट होते हैं, सरकार को लेकर, सरकार के कार्यों, सरकार की नीतियों। अब जैसे कि मान लीजिए पहले एक सरकार थी, आज़ादी से चली आई, लगातार 60-70 साल तक जनता ने देखा, लोगों के मन में पूर्वाग्रह भी बनते हैं, फिर लोगों ने कहा कि चलो कुछ चेंज करके देखते हैं, फिर एक दूसरी सरकार लेके आए लोग, ठीक है। अब ये सरकार ने कुछ वादे किए, अब ये वादे कितना पूरा करती है, कैसे डिसीजन मेकिंग होते हैं, वैसे इसके भी परसेप्शन बनते चले जाएंगे समय के साथ, परिस्थितियों के साथ। आपको जैसे मान लीजिए दिल्ली में एक पार्टी आई, आम आदमी पार्टी। किस लिए आई थी वो पार्टी? उस पार्टी के आने का ये था कि हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे, पूरी तरीके से हम उस संस्कृति को छोड़ देंगे जो संस्कृति भ्रष्टाचार से लिप्त होए। प्रशासन में हम मितव्ययी बनेंगे, कम से कम खर्चे से चलेंगे, हम मेट्रो से चलेंगे। शुरुआत में आपने देखा होगा कुछ दिन मेट्रो से भी चले, सारे मंत्री सब मेट्रो से जा रहे हैं। सस्ता मितव्ययी, प्रशासन में ज़्यादा खर्च हम अपने ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपने क्या देखा, परसेप्शंस आपके टूटने लगे समय के साथ, कुछ वादों को लेकर। जो आप आए थे उस समय, जो आप बोल रहे थे और जो आप वर्तमान में कर रहे हैं, तो परसेप्शंस क्या होते हैं? जो आप वचन देते हैं, जो आप कमिटमेंट करते हैं, यदि उन कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, समझ रहे हैं, जैसे आपने कमिटमेंट आज किया कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन कल आपने कमिटमेंट को यदि पूरा नहीं किया तो किस में बदल जाएगा? परसेप्शन में, पूर्वाग्रह में आपको लगेगा। और जैसे जैसे आप उसे दोहराते जाएंगे लगातार, जैसे उस पूरे कमिटमेंट को फिर आपने कमिटमेंट, वो अरे ये ऐसे कमिटमेंट करते हैं, पूरा नहीं करते, परसेप्शन आपका बन चुका है पहले ही, फिर चाहे वो 1000 बार कर ले। इसीलिए हमें अपने पूर्वाग्रहों को बनाने से बचना चाहिए। पहली चीज, अब ये कैसे बच सकते हो? कमिटमेंट ही ना करो, जो करना है कर दो। मान लो आप लोग कमिटमेंट कर रहे हो पिताजी को कि इसी साल बस IAS अधिकारी हूँ मैं, आप टेंशन न लीजिए, पूरी नीली बत्ती लाल बत्ती के साथ आऊँगा, चढ़ बढ़ के स्वागत करिएगा। पिताजी बिल्कुल उत्साहित, घर में सबको बता रखें टेंशन मत लो, 1 ही साल की बात है, 1 साल और काम कर लेते हैं, अगले साल से तो रिटायरमेंट है, सर्किट हाउस में रहना है बच्चे के साथ। अगले साल बोले कि बेटा अभी पिताजी अभी रुक जाइए, 1 साल बाद फिर बढ़ चढ़ के तैयारी करेंगे। पिताजी चलो कोई बात नहीं, फिर आगे। तो जैसे जैसे आप कमिटमेंट करते जाएंगे, उन्हें पूरा नहीं करेंगे। जब आप कमिटमेंट इतना बड़ा कर देते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा आपने कमिटमेंट किया कि मैं इतना बड़ा कार्य करूंगा, और यदि पूरा करने में आप यहाँ पे भी रह गए, इतने में भी, तो भी आपका परसेप्शन बन जाएगा कि आप काम को डन नहीं करते। यदि आपने कमिटमेंट इतना किया, काम इतना कर दिया, तो यानी कि आप तो हमेशा कमिटमेंट छोटे करने चाहिए, काम बड़े करने चाहिए, ताकि आपके सकारात्मक पूर्वाग्रह बने। लोग आपको कहें कि जो बोलता है उससे ज़्यादा करता है, बड़बोला नहीं बनना चाहिए। तो परसेप्शंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, अभी विवेकशीलता लिख रहे थे, विवेकशीलता में थे ना हम। हाँ, पूर्वाग्रह आधारित ना होकर विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए। पूर्वाग्रह आधारित न होकर विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए। दूसरे के विचारों को गंभीरता पूर्वक सुनना, दूसरे के विचारों को गंभीरता पूर्वक सुनना एवं कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उस पर ध्यान देना, उस पर ध्यान देना। अविश्वास एवं अतिविश्वास से बचना, अविश्वास एवं अतिविश्वास से बचना विवेकशीलता है। कहाँ पे? अविश्वास एवं अतिविश्वास से बचना। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पारदर्शिता। पारदर्शिता, पारदर्शिता भी नहीं लिखा ना हमने, ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता ये क्या है बताइए? पारदर्शिता क्या है? झूठ का सहारा ना लिया जाए।
इसे पारदर्शिता कहेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ झूठ का भी सहारा लीजिए, लेकिन वो पारदर्शी झूठ होना चाहिए, पता होना चाहिए। झूठ का सहारा ना लिया जाना, ये पारदर्शिता नहीं है। सत्यवादिता को हम पारदर्शिता से नहीं करेंगे। आप दारू भी पी रहे हैं ना, तो वो आप पारदर्शी तरीके से पी रहे हैं, पता है सबको कि हाँ ठीक है, इसके अंदर ये अवगुण है। अवगुणों का होना भी पारदर्शी हो, और सद्गुणों का, एक होता ना कि आप सद्गुणों का चोंगा सामने वाले को दिखा रहे हैं और पीठ पीछे आपके अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? एक शीशा है जिसको आप इस तरफ से देख रहे हो, उस तरफ का दिख रहा है, जो होगा वही दिखेगा। समझ रहे हैं? आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को दिखाओ। यदि आप 100 रुपए का काम आपके पास आए हैं और 100 रुपए में 1 रुपए का काम कर रहे हो, 99 खा रहे हो, तो सामने वाले को पता है कि हाँ 99 का काम नहीं हुआ है। ये पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी, खुलापन, ओपननेस। आप हो, आप 10 घंटे पढ़ते हो या 1 घंटे पढ़ते हो, ये पता होना चाहिए सामने। नहीं दिखा तो 10 घंटे रहे हो। जैसे एक कमरे में क्या किया, माता पिता को बताया मैं पढ़ रहा हूँ, मोबाइल ही है, लगे हुए हो, मैं पढ़ रहा हूँ। अब घर वालों को क्या पता क्या कर रहे हो, आपने तो उन्हें बता दिया, ये पारदर्शी हुआ। यहाँ दिल्ली में रह रहे हो आप, पता चला आराम से बढ़िया मूवी देख रहे हो, घूम रहे हो, मॉल जा रहे हो, क्लास बंक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। घर वालों को क्या पता है, बच्चा पढ़ रहा है। पारदर्शिता है। पारदर्शिता का मतलब जो है वो वैसा ही है जैसा आपका बिहेवियर, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट, कोई भी छुपापन नहीं होना, खुलापन होना, ओपननेस होना। तो लिखिए पारदर्शिता का अर्थ क्या है। तो प्रशासन में पारदर्शिता का मतलब क्या है? कोई भी निर्णय निर्माण लिया जा रहा है तो वो प्रक्रिया कैसी है, खुली हुई है। कोई नियुक्ति की जा रही है, पता है कि ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से इतने लोग आए, इतने लोगों का ये चरणबद्ध तरीके से परीक्षा हुई और इस परीक्षा में ये परिणाम है, क्योंकि इनके ऐसे इन्होंने कॉपी लिखे जिसमें इसको इतने अंक मिले, इस अंकों के आधार पे मेरिट बनी, इस मेरिट के आधार पे ये टॉप 5 में, ये टॉप 5 को इसमें चयनित कर दी। ये पारदर्शी व्यवस्था है। ये नहीं कि भाई ये कल से जो है ये होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो यही होता है, जजों को लेकर के कॉलेजियम सिस्टम में 4-5 जज बंद दीवारी के अंदर बताते ये अगले न्यायाधीश होंगे, ये अगले न्यायाधीश होंगे, ये अगले न्यायाधीश होंगे। बंद व्यवस्था है, किसी को पता नहीं है, जनता को नहीं पता है। तो पारदर्शिता का मतलब क्या है? निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? खुली होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। लिखिए इस बात को। पारदर्शिता का अर्थ है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में खुलापन का होना। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में खुलापन का होना, ये बहुत बड़ा गुण है प्रशासन का, ट्रांसपेरेंसी। और इसके अभाव में किसका जन्म होता है? भ्रष्टाचार का। ये नहीं, ये जैसे ही आपका यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जहाँ से खत्म होगी वहीं से भ्रष्टाचार पैदा हो जाता है, उसका प्रारंभ हो जाता है। तो लिखिए पारदर्शिता का अर्थ है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में खुलापन का होना। यह लोगों को शासन में सहभागी होने का अवसर प्रदान करता है। यह लोगों को शासन में सहभागी होने का अवसर प्रदान करता है। प्रशासनिक पारदर्शिता से तात्पर्य, प्रशासनिक पारदर्शिता से तात्पर्य सरकार के क्रियाकलापों के बारे में, सरकार के क्रियाकलापों के बारे में प्रशासनिक पारदर्शिता से तात्पर्य सरकारी क्रियाकलापों के बारे में आम जनता को आसानी से स्पष्ट जानकारी की उपलब्धता होना। सरकार के क्रियाकलापों के बारे में आम जनता को आसानी से स्पष्ट जानकारी की उपलब्धता होना। यह सुशासन से जुड़ी अवधारणा है। यह सुशासन से जुड़ी अवधारणा है। यह सुशासन से जुड़ी अवधारणा है।
ठीक है। स्पष्ट। जहां पारदर्शिता होगी वहां पे क्या होगा? सुशासन, जवाबदेहिता, जनता का। आगे एक शब्द और लिख लीजिए, पारदर्शिता वास्तव में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण। पारदर्शिता वास्तव में भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध एक निवारक साधन या युक्ति है। एक निवारक साधन या युक्ति है। एक निवारक साधन या युक्ति है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पारदर्शिता। अगला लिखिए, स्वार्थवाद, इगोइज्म, स्वार्थवाद। बताइए क्या है? सबसे पहले अपने आप को रखना। अपने आप को पहले रखना। अपने आप को सबसे, अपने हितों को सबसे ऊपर रखना। बिल्कुल, वेरी गुड। स्वार्थवाद के बारे में लिखिए, स्वार्थवाद वह विचारधारा है, स्वार्थवाद वह विचारधारा है जहाँ पे वाद लग जाए कभी भी तो क्या किस में बदल जाता है? एक विचारधारा में। समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए कहाँ पे स्वार्थवाद लग सकता है? मान लीजिए ये आज़ाद IAS एकेडमी इंस्टीट्यूट है, इसके आप स्टूडेंट हैं, बगल में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है, मैं प्राथमिकता किसे दूंगा? वो भी छात्र हैं, आप भी छात्र हैं, लेकिन हम स्वार्थवाद में किसको प्राथमिकता देंगे? आपको, अपने संस्थान को, जबकि स्टूडेंट तो वो भी हैं। समझ रहे हैं? जब कहीं पर भी आप देखेंगे, मान लीजिए कोई रिलेटिव है, कहीं पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को बैठना हो, कुर्सियां भी खाली पड़ी हैं और आपके परिवार के 5 सदस्य हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सिर्फ 5 कुर्सियां। कौन सा आपके दिमाग में तत्व हावी हो जाता है? स्वार्थवाद। समझ रहे हैं ना? तो कहीं कहीं पर स्वार्थवाद जरूरी भी होता है। यदि हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मैच है, तो स्वार्थवाद कहाँ पे आ जाएगा? अपने देश को लेकर के हम राष्ट्रीय स्वार्थवाद पे आ जाएंगे। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे तो आप राष्ट्रीय स्वार्थवाद, अपने परिवार का विकास करना या पड़ोस के परिवार का विकास करना। जो पैसा आप लेके जाओगे, सर्विस में कमा के जाओगे, वो पड़ोसी के जाके दोगे? पड़ोसी की माँ को कि लो माँ रख लो, कि अपनी माँ को दोगे? स्वार्थवाद। तो स्वार्थवाद है, हर चीज़ में स्वार्थवाद निहित है। समझ रहे हो बात को? तो स्वार्थवाद जरूरी होता है, अपने हित को ऊपर रखना। ऐसे कर्म जो कर्ता के हित को सर्वोपरि रखें वो स्वार्थवादी है, और कहीं कहीं पर स्वार्थवादी विचारधारा बेहतर होती है। परमार्थवादी विचारधारा समाज को प्राथमिकता दे कि भाई मैं खड़ा रहूंगा, बाकी सब बैठ जाओ, मेरा परिवार खड़ा रहेगा, बाकी सब परिवार बैठेंगे। स्वार्थी होना नैतिक है या अनैतिक? स्वार्थी होना कुछ मामलों में नैतिक है, कुछ मामलों में अनैतिक है। जहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज़ ये है, देखो शुरुआत मैंने आपको बताया, समाज सेवा खुद से चालू होती है। नहीं समझे? घर में माता पिता भूखे पड़े हैं और बाहर भंडारे करवा रहे हो, वो बिलख रहे हैं अंदर ही, और बाहर आप खूब भंडारे करवा रहे हो कि बेटा तो बिल्कुल मुकेश अंबानी है, धनाढ्य है, सबको बांट रहा धन दौलत, घर में माता पिता भूखे पड़े हैं आपके। तो वहाँ पे आपका परमार्थवाद क्या है? किस मतलब का? आप कभी प्रधानमंत्री को देखेंगे तो वो अपने घर परिवार को भी उतना ही देख रहे हैं। समाज सेवा घर से चालू होती है। समाज सेवा करना है तो स्वार्थ से ही परमार्थ निकलता है, बिना स्वार्थी हुए आप परमार्थी नहीं हो सकते।
जब आप खुश रहेंगे तभी तो सामने वाले को खुश रख पाएंगे। जब आपके जेब में पैसा होगा तभी तो सामने वाले को दे पाएंगे। जब आपके पास वो कहाँ से आएगा? स्वार्थ से ही आएगा। लेकिन वो जो आप कमा रहे हैं स्वार्थ से, वो किस भावना के लिए कमा रहे हैं? ताकि दूसरे को दे सके। अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर देना। अब महर्षि दधीच थे, महर्षि दधीच के बारे में सुना है? उन्होंने क्या किया? अपने शरीर को ही दान दे दिया। किस लिए? इंद्र को बचाने के लिए, कि एक वज्र बनेगा, उस वज्र से असुरों का वध होगा, नहीं इंद्र की गद्दी चली जाएगी। नहीं तो कहते कि मुझे क्या मतलब? समाज कल्याण के लिए, बुराइयों के अंत के लिए। उन्हें पता इतने बड़े काम के लिए मेरा शरीर काम आने वाला है, तो उन्हें अपने शरीर का वज्र बनवा दिया। समझ रहे हैं? अब जैसे कि एक महाभारत में कहानी सुनते हैं कर्ण की। कर्ण के बारे में आप लोगों को पता है? उसको जब वो पैदा हुआ था, उसको सूर्य पुत्र कहा जाता है। जब पैदा हुआ था तो कवच और कुंडल, दो चीज़ें उसकी। सूर्य जब पैदा ही हुआ था तो सूर्य का कवच, उसको कवच और कुंडल ऐसा मिला था कि कभी मर ही नहीं सकता था वो। लेकिन उसने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। उसे पता भी था, इंद्र आता उसे छद्म भेष में, जब भेजते, कहते हैं पूरी कहानियाँ हैं, पौराणिक कहानियाँ, अब इसमें कितनी सत्यता है कि कृष्ण भेजते हैं इंद्र को कि जाओ कवच और कुंडल दान, क्योंकि वो दानी था। उसे पता था कि अब मैं इसके बाद समाप्त हो जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा। और आपने महाभारत में देखा हो तो महाभारत में जब धर्म की बात होती है, जब सत्य की बात होती है, तो आपको अधर्म करने से भी धर्म की, यानी कि आपका लक्ष्य क्या है? निरपेक्ष शुभ आपका लक्ष्य है। निरपेक्ष शुभ आपका लक्ष्य है, अंतिम शुभ, यही परिणाम है, यही रिजल्ट है। तो निरपेक्ष शुभ आपका लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए आपको मीडियम, जरूरी नहीं है कि सापेक्ष शुभ ही होना चाहिए, कोई अशुभ भी हो सकता है। महाभारत में आप देखेंगे तो शिखंडी को ला करके मार दिया गया। किसको? भीष्म पितामह को। नहीं तो पूरा ख़त्म कर देते मैदान, वही अपना है ना, कौन जीत पाता उनको। लेकिन फिर कृष्ण शिखंडी लेकर आए, आओ भाई। द्रोणाचार्य को कैसे मारा गया? बताया गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और पता चला वो अश्वत्थामा नर नहीं कुंजर था, हाथी था। और उस बहाने वो अपने अस्त्रविहीन शस्त्रविहीन छोड़कर बैठे, भीम ने उनका गर्दन काट दिया। तो जहां पे सत्य की विजय हो रही हो, जहां धर्म की विजय हो रही हो, समझ रहे हैं, वहां पर आपको आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए निरपेक्ष सुख। मान लीजिए कोई दो लोग हैं जो पागल हो गए हैं, बंदूक लिए हैं और गोली चलाते हुए चले आ रहे हैं। आप उस समय वहां पर मौजूद हैं, ड्यूटी पर हैं, तैनात हैं, आपके पास भी बंदूक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? सबको बचाने के लिए निरपेक्ष शुभ बड़ा है, आप क्या करेंगे? उन दोनों को शूट कर देंगे वहीं पर। समझ रहे हैं? तो आपको परिस्थितियों के अनुसार देखना है कि आपको क्या चुनना है। तो स्वार्थ भी शुभ है और परमार्थ तो शुभ है ही है, क्योंकि स्वार्थ का यदि लक्ष्य परमार्थ निकलता है तो फिर वो भी बुरा नहीं। कौन गलत कर ले, वो उसकी प्रॉब्लम है ना, समझे मेरी बात को। लेकिन एक चीज़ है, मान लो आप किसी को पैसा दे रहे हो, मान लो आपने किसी को 100 रुपए की मदद की और उससे वो अफीम पी रहा है, और आपको पता भी है कि वो अफीम ही पी रहा है, तो फिर आप उससे बड़े अपराधी हो। क्यों? आप 100 ना देते ना पीता, आपने प्रोत्साहित किया उसे 100 रुपए दे के। शुरू में नशा कैसे लगता है? दोस्त लगवाते हैं। कैसे लगवाते हैं? पहले फ्री की पिलाते हैं। समझ रहे हैं? आपने 100 रुपए दे के प्रोत्साहित किया कि यदि ये पैसा, यदि आपकी जानकारी में, आपके संज्ञान में है कि इस पैसे का गलत इस्तेमाल होना है, आतंकवादियों को जो फंडिंग दे रहे हैं उन्हें पता है ना कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, बताइए, उत्थान में होगा या पतन में होगा? मुझे पता, मैं शिक्षा को जाकर 1 लाख रुपए दे दूं, नैतिक उत्थान, समाज का उत्थान, वही 1 लाख रुपए मैं आतंकवादी किसी को दे दूं उसको। तो आपको पता है, यदि आप जानकारी रखते हैं कि इस पैसे का सदुपयोग है, दुरुपयोग है, तो आप क्या करेंगे? यदि जानकारी के बिना, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा जाके लगेगा कहाँ। यदि सदुपयोग में लग रहा है, भाई कहीं पे आप कुछ कर रहे हैं, कोई सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो कम से कम वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, समझ रहे हैं,
शब्द आ जाएगा तथ्य झूठ, सारे मूल्यों को समझने। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, आप पहले जानेंगे कि इसका सदुपयोग है कि दुरुपयोग है। पिताजी से पैसे मांगते हैं तो वस्तुनिष्ठता रखते हैं कि नहीं रखते, कि क्या करोगे। अब आप कहो कि कोकीन लेना है, हीरोइन पीना है मुझे, तो देंगे? 4 तमाचे और मारेंगे। समझ रहे हो? कोई देता है घर वाला कि जा आज हीरोइन पी के आ, गांजा पी के आ जा बाहर से, कोई देता है? कोई कहता है यदि आपने कहा जूस पीना है, उनको पता है कि इसका निरपेक्ष शुभ बड़ा है, जा पी के आ, तो जितना खाना पीना है खा पी। ठीक, तो लिखिए कहाँ पे थे हम? स्वार्थवाद पढ़ रहे थे, इगोइज्म। लिखिए, स्वार्थवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार व्यक्ति का अपना हित ही महत्वपूर्ण है। स्वार्थवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार, स्वार्थवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार व्यक्ति का अपना हित ही महत्वपूर्ण है। अतः जो कर्म कर्ता के व्यक्तिगत लाभ में सहायक हैं, अब एक चीज समझिए, मैंने आपको क्या बोला था? घूसखोरी लाभदायक है परंतु गलत कार्य है। सही का सिद्धांत क्या कहता है? यही कहता है, सही का सिद्धांत कहता है। क्यों? क्योंकि वो उससे आपका व्यक्तिगत लाभ तो हुआ, ये भी स्वार्थवाद के अंदर आया कि आपको कहीं से अच्छी खासी मोटी रकम मिल रही है। अभी आपने एक कहानी सुनी होगी, कहानी क्या पेपरों में पढ़ा होगा कि एक आईपीएस अधिकारी थे, अभी की घटना है। कल उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस आईपीएस अधिकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया है। हाँ, वो मेरे गांव की घटना है बांदा जिले की घटना है, वो महोबा की घटना है। तो हुआ गया, वो वहाँ पे माइनिंग का काम बहुत ज़्यादा है। ये पूरा आपका पठारी क्षेत्र है, बुंदेलखंड का पठार है, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको पहाड़ बहुत सारे हैं। ये आप जैसे ही उत्तर बांदा की जो बॉर्डर लगती है ना आपकी, ये एमपी से बॉर्डर लगती है, ये पूरा पठारी बुंदेलखंड पठार है। तो वहाँ पे क्या होता है कि महोबा वाले क्षेत्र में बहुत सारे आपको माइनिंग होती है, क्रशर होती है, जो पहाड़ है उनको तोड़ के गिट्टियाँ बनाई जाती हैं। तो क्रशर आईपीएस, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं कि उसने लाखों रुपए की रिश्वत ली है। और एक क्रशर मालिक ने वीडियो बना के भी, वो वीडियो पड़ा होगा उसमें, कि उसने डाला है कि मुझे पहले फिरौती मांगी गई, फिर मुझे मारने की साजिश रची गई और फिर फाइनली वो ख़त्म हो गया, मर गया। उसी के आधार पे तो उसने बहुत अच्छा खासा गबन किया, करप्शन में संलिप्त था और इस समय कहाँ है? तड़ी पार। कौन है? आईपीएस अधिकारी, पुलिस सेवा के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए। आज वही पुलिस क्या कह रही है? यदि इन्हें पकड़ोगे तो जिंदा या मुर्दा 50,000 का इनाम। इगोइज्म है, स्वार्थवाद है, व्यक्तिगत लाभ है इसमें, लेकिन ये क्या है? समाज के लिए हानिकारक है। हमेशा आपका स्वार्थवाद यदि समाज के लिए निरपेक्ष शुभ में जाता है, वो अंतिम परिणाम अच्छा आता है तो ठीक है। यदि उसका अंतिम परिणाम बुरा है तो ठीक नहीं है, परिस्थिति के अनुसार बदल जाएगा। सब अभी केस स्टडी आप पढ़ोगे और केस स्टडियों में फिर आप इनको अप्लाई करोगे कि यहीं पे देखो, इस केस में स्वार्थवाद ठीक है, इस केस में स्वार्थवाद ठीक नहीं। ठीक है, अभी देखेंगे, आगे बढ़िए। नेक्स्ट कहाँ पे है? जो कर्म कर्ता के व्यक्तिगत लाभ में सहायक हैं वह कर्म उचित हैं। मुझे लगता था कि गाजियाबाद का नाम ही जिला गाजियाबाद है, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ इस समय पता नहीं, वहाँ पे आतंक की घटनाएं सुनाई दे रही हैं। कभी कोई किसी का सिर काटे जा रहा है, कभी पुलिस, मतलब बड़ा अजीब। वहाँ से मुझे रात दिन पता नहीं फ़ोन आके बजा तो एक घटना ही सुनाई देती, भाई अभी ये घटना हुई है, पता चला तो बड़ा अजीबोगरीब चल रहा। मुझे यही लगता था कि मैं गाजियाबाद में हम रह रहे हैं, इसका नाम ही फेमस था कि जिला गाजियाबाद है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल मुझे लगता है बड़ा अमन चैन सुख शांति सबसे ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ से हम आए हैं वहीं पे, वहाँ पर अपराध चालू हो गए। उत्तर प्रदेश है, देखो ये उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, पता नहीं कब तक पहुँचेगा उत्तम प्रदेश में। गाजियाबाद मुझे तो बहुत सुख शांति वाला प्रदेश लगता है, मुझे लग रहा है इसकी उन्नति का राज। हाँ,
अच्छा, उधर थोड़ा सा मेरठ तरफ, जैसे जैसे हम मेरठ की तरफ बढ़ते हैं तो मेन शहर में तो कुछ नहीं है, मेन शहर बिल्कुल सुकून है। पहले था, देखो पहले था, जैसे इधर बमेहटा वाला एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा लोग होता है, हर जगह गांव के दबदबे चलते हैं ना, आप लोग के गांव में भी चलता होगा। आप लोग यदि गांव से हैं तो गांव की आपको पता होगा कि वहाँ पे चलती है, कुछ लोगों की, प्रधानों की चलती है, सब कुछ। तो एक था समय, लेकिन अब लोग धीरे धीरे एजुकेट, ये जो हमारी पीढ़ी चल रही है ना, ये पीढ़ी हम संक्रमण क्षेत्र में है अभी। हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी जो पीढ़ी आएगी, अगली पीढ़ी, वो सब बदल के रख देगी। उसको न जाति पात से मतलब होगा, न धार्मिक पद्धतियों से मतलब होगा, किसी चीज़ से उसको ज़्यादा लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अब हम भी इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। जाति पात से कोई मतलब है, एक साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यदि विवाह करने का मौका भी मिल जाए तो अंतर जाति विवाह भी कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब मिक्स है कहानी, है ना। ठीक है, आगे लिखिए, स्वार्थवाद पूरा करिए इसे। कहाँ है? अतः जो कर्मकर्ता के व्यक्तिगत लाभ में सहायक हैं वह कर्म उचित हैं, और जो इसके लिए बाधक हैं वह अनुचित हैं। ठीक है, ये हो गया स्वार्थवाद। अब एक है नैतिक स्वार्थवाद, इथिकल इगोइज्म। अगली परिभाषा लिखिए, नैतिक स्वार्थवाद। नैतिक स्वार्थवाद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित के लिए ही काम करना चाहिए। यदि आप अपने हित के लिए काम करना चाहिए, जैसे कि राष्ट्र का हित कब होगा? जब बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आ जाएं और बड़ी बड़ी कंपनियां को टर्नओवर बढ़ने लग जाए, अच्छा खासा उनका ग्रोथ हो, तो क्या होंगी? राज्य को उतना टैक्स देंगी, है ना। यदि आप हैं, आपकी आय बढ़ेगी तो राज्य को टैक्स जाएगा। आप अपना कल्याण करेंगे तो नैतिक स्वार्थवाद कहता है कि सबका कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, फिर आप सोशल वेलफेयर का काम भी कर पाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को केवल अपना हित देखना चाहिए, नैतिक स्वार्थवाद ये कहता है। न अपने हित से ही आप सबके हित कर पाते हैं। तो लिखिए, नैतिक स्वार्थवाद क्या, इथिकल इगोइज्म क्या है। ये सब परिभाषाएं आएंगी एग्जाम पे, ये सब लिखना है, रट लेना है इनको। नैतिक स्वार्थवाद वह सिद्धांत है, नैतिक स्वार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने हित या कल्याण के कार्य ही करने चाहिए। नैतिक स्वार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने हित या कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अगली हेडिंग डालिए, नैतिक भावना, इथिकल फीलिंग क्या है ये बताइए। डेली आपको ये तो महसूस होती ही होगी, इथिकल फीलिंग, नैतिक भावना क्या है। दूसरों के लिए मतलब कार्य करना, किसी को अच्छी सोच रखना या कष्ट में होगा, ये नैतिक फीलिंग नहीं है। नैतिक फीलिंग आपको फील होना चाहिए। हम किसी के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग होती है, उसे नैतिक भावना कहते हैं। और जब अनुचित काम करते हैं तो हमें पश्चाताप होता है, उसको लेके पछतावा होता है, उसे हम, है ना। तो अनुचित फीलिंग, उससे भी नैतिक फीलिंग। नैतिक फीलिंग लिखिए, उचित कर्म करने के बाद जो आनंद, उचित कर्म करने के बाद जो आनंद एवं संतोष की अनुभूति होती है, उचित कर्म करने के बाद जो आनंद एवं संतोष की अनुभूति होती है, तथा अनुचित कर्म करने के बाद जो पश्चाताप या विषाद की अनुभूति होती है, उचित कर्म करने के बाद जो संतोष की अनुभूति होती है और अनुचित काम करने के बाद जो विषाद या पश्चाताप की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? नैतिक भावना, इथिकल फीलिंग। ठीक है।
अगला लिखिए, विश्वास न्यूनता, ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास न्यूनता ये क्या है बताइए? एक दूसरे पे भरोसा ना होना, हमें सरकार पे भरोसा नहीं है तो क्या ऐसा है? एक दूसरे की तरफ भ्रष्टाचार है ना? आयोग के ऊपर आपको विश्वास न्यूनता हो सकती है कि यहाँ भी गड़बड़ चल रहा है क्या? जातियों के ऊपर होता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नीच जात, सवर्ण और नीचे होता है ना कि ये हमारे हित में नहीं करेगा शायद, विश्वास न्यूनता। और कहाँ कहाँ हो सकती है विश्वास न्यूनता? परिवार में भी कभी कभी हो जाती है एक दूसरे के प्रति, भाइयों में जब बंटवारे का टाइम आता है विश्वास न्यूनता होती है। और कहाँ कहाँ पे होती है? धार्मिक, धर्म के आधार पे विश्वास न्यूनता हो जाती है हमें, धार्मिक कट्टरता। बंटवारे का सर कारण बिजनेस, हाँ बिजनेस में जब हम कोई व्यापार करते हैं तो लगता है कि गड़बड़ हो रहा है, विश्वास न्यूनता। हाँ भेदभाव उत्पन्न। लिखिए, विश्वास न्यूनता परस्पर एक दूसरे की विश्वास की कमी को दर्शाता है। विश्वास न्यूनता परस्पर एक दूसरे पर, विश्वास न्यूनता परस्पर एक दूसरे पर विश्वास की कमी को दर्शाता है, विश्वास की कमी को दर्शाता है। यह कमी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती है, यह कमी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती है। यह कमी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देती है, जैसे भ्रष्टाचार, तरफदारी, पक्षपात, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, कथनी और करनी में अंतर। धीरे धीरे विश्वास न्यूनता को ये भी जन्म देता है, कथनी करनी में अंतर। आप बड़ी बड़ी बातें करो लेकिन रिजल्ट जीरो रहे, कथनी और करनी में अंतर। संबंधों का निर्धारण लाभ हानि के आधार पर होना, संबंधों का निर्धारण लाभ हानि के आधार पर होना, संबंधों का निर्धारण लाभ हानि के आधार पर होना। विचार, वचन एवं कार्य में असंगति, विचार, वचन एवं कार्य में असंगति। निजी पक्ष की जानकारी के दुरुपयोग की संभावना, निजी पक्ष की जानकारी के दुरुपयोग की संभावना आदि के कारण विश्वास न्यूनता की स्थिति उत्पन्न होती है। निजी पक्ष की जानकारी के दुरुपयोग की संभावना, निजी पक्ष नहीं समझ रहे हैं जो हाँ, जो आपको सबसे करीब से जानता है और आपकी किसी भी जानकारी को लीक कर सकता है, आपकी प्राइवेसी को लीक कर दे, समझ रहे हैं ना? आपके बारे में कुटिलता करे, बताए। जैसे आपका रूम पार्टनर सबसे ज़्यादा जानता है, ये नहा के नहीं आता, ये ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है, सारी जानकारी वो भेद खोल दे, बंदा सही नहीं है। लोग, आप क्या करते हो, किसी के बारे में जानते हो तो सबसे नज़दीकी ढूंढते हो कि पर्सन कैसा है, वो बताता है पूरी कहानी इस कि कैसा पर्सन है। तो ये आपका जो है, तो विश्वास न्यूनता की स्थिति उत्पन्न होती है। लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर तो पूरा खोल के रख देगा आपके जीवन को। अगला शब्द, अगला लिखिए, और कुछ आप लोगों ने भी ढूंढे हैं शब्द, पढ़ रहे हो तो कुछ शब्द मिल भी रहे हैं। हाँ क्या?
जातीयता, निर्जातीय। अच्छा निर्जातीयता। अच्छा, ये तो आपका ज्योग्राफी का शब्द है। अच्छा अच्छा, बुक में मार्क कर रखा आपने। चलिए आगे लिखिए, एक शब्द लिखिए कुछ गुणों के बारे में भी। भ्रष्टाचार, ये क्या है? करप्शन हुआ है? देख लो एक बार, देख लो, लिखा होना चाहिए। यदि नहीं लिखा हो तो परिभाषा नहीं हुआ। शब्द यूज किया था, परिभाषा नहीं लिखी। यदि आपको लिखने को आ जाए तो दिक्कत होगी, आपको कष्ट होगा, है ना? तो दिक्कत कष्ट नहीं होना चाहिए। लिखिए करप्शन की परिभाषा। नहीं लिखिए। अच्छा, इस पे मैं बहुत टेक्निकल परिभाषा आपको लिखवाऊंगा। लिखिए शासकीय रूप में भ्रष्टाचार को, शासकीय रूप में भ्रष्टाचार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि, शासकीय रूप में भ्रष्टाचार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जब शासकीय रूप में भ्रष्टाचार को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जब लोकपद या लोकपद से जुड़ी प्रतिष्ठा, लोकपद मतलब जो पोस्ट है आपकी, लोकपद या लोकपद से जुड़ी प्रतिष्ठा या शक्तियों के दुरुपयोग या शक्तियों का दुरुपयोग अपने निजी हित या किसी को गलत लाभ देने के संदर्भ में किया जाए। अपने निजी हित या किसी को गलत लाभ देने के संदर्भ में किया जाए। तो इसे भ्रष्टाचार के रूप में परिभाषित करते हैं। अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में क्या लिखा हुआ है उसको भी लिख लीजिए। तो इसे भ्रष्टाचार के रूप में परिभाषित करते हैं। लिखिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एक कानून है आपका, कि धारा 7 में क्या लिखा हुआ है, उसकी धारा 7 में इसकी परिभाषा दी गई है, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में कहा गया है कि जब कोई भी लोक सेवक कानूनी रूप से दिए जा रहे भुगतानों के अतिरिक्त, जब कोई भी लोक सेवक कानूनी रूप से दिए जा रहे भुगतानों के अतिरिक्त अन्य भुगतान स्वीकार करता है, कानूनी रूप से दिए जा रहे भुगतानों के अतिरिक्त अन्य भुगतान स्वीकार करता है या स्वीकार करने का प्रयास करता है, या स्वीकार करने का प्रयास करता है, चाहे वह स्वयं के संदर्भ में हो या किसी अन्य व्यक्ति के, चाहे वह स्वयं के संदर्भ में हो या किसी अन्य व्यक्ति के,
चाहे वह स्वयं के संदर्भ में हो या किसी अन्य व्यक्ति के, ताकि वह अपने कार्यालयी कार्यों में, ताकि वह अपने कार्यालयी कार्यों में या तो पक्षपात कर सके, या तो पक्षपात कर सके, या फिर किसी के हितों के विरुद्ध कार्य कर सके, या फिर किसी के हितों के विरुद्ध कार्य कर सके, या कोई सेवा दे सके, किसी के हितों के विरुद्ध कार्य कर सके, या फिर कोई सेवा दे सके, या देने से इनकार कर सके, तो इसे भ्रष्टाचार के रूप में लिया गया है, तो इसे भ्रष्टाचार कहा गया है। तो भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि जो कानूनी रूप से आपको पैसा मिलना चाहिए उसके अतिरिक्त भी जो भी आप लेते हैं वो क्या है, भ्रष्टाचार। तो सीधी साफ सी बात। और जब आप वो ले लेते हैं उसके माध्यम से या तो किसी और को अतिरिक्त सेवा देते हैं या किसी को सेवा देने से इनकार कर देते हैं। पुलिस वाले FIR तक नहीं लिखते, क्यों? किसी पक्ष से उन्हें कुछ मिल गया, जुगाड़ हो गया, है ना। मैंने पुलिस वालों को 5-5 रुपए लेते हुए भी देखा है, 5 रुपए में बिक जाते हैं, बताइए। कभी आप देखिए ये लोग शाम को लगते हैं, कानबाई लगते हैं, मतलब शाम को जो गाड़ियां जाती हैं बहुत सारी, तो उन गाड़ियों को चेकिंग करने के नाम पे रुकवाते हैं। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, और गाड़ी वाले इनसे ज़्यादा पढ़े पढ़ाए होते हैं, क्योंकि वो रात दिन, ये एक है, वो हज़ारों पुलिस वालों से दिन भर निकलते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, उनका ही काम ही यही है। वो कहते हैं बाबूजी ऐसा करो गाड़ी खड़ी करा लो, वो कहते हैं 5 रुपए दो और जाओ। 5 रुपए तक में पुलिस वाले मान जाते हैं, समझिए। घटना हुई थी पहली बार 2012 की, पापा बता रहे थे, ऐसे ही आप बता रहे हैं, पुलिस वाले लेते हैं, वो ट्रक वाला आ रहा था, उसने मतलब रोके डंडा लगा रहा था, तो उसने कह दी कि इसके ऊपर चढ़ा दूंगा, तो फिर उसने साइड से निकाला, तो कंडक्टर दूसरी साइड बैठा, उसने लात पाँव निकाला और उसके यहाँ पे लगा पुलिस वाले के, वीडियो में जाकर वही खत्म। फिर वो तब से वहाँ पे हमारे तो कोई खड़ा होता नहीं। हाँ, तो बहुत सारे ट्रक वाले ऐसा भी करते हैं, क्या करें बेचारे, है ना। चलिए अगला, नेक्स्ट, ये हो गया भ्रष्टाचार की परिभाषा। और अभी काफ़ी हैं, अभी लगभग मुझे लगता है कल का दिन और लग जाएगा आपका, संख्या काफ़ी है। एक लिखिए, अच्छे नेता के गुण। अच्छे नेता के गुण बताइए क्या क्या होने चाहिए। नेता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी प्रशासक की बात नहीं कर रहे हैं। सबको साथ में लेके चलना, और कम से कम आप लोगों को बताने हैं 10 गुण। 10 गुण कम से कम, ये पूछे गए हैं, आपके क्वेश्चन आया हुआ है इससे जुड़ा हुआ, कि एक जो लीडर होता है, अच्छे लीडर के क्या क्या गुण होते हैं। प्रतिबद्धता होनी चाहिए। नेता के गुण बताइए, प्रशासक के मत बताइए। नेता प्रशासक में बहुत अंतर है। जनता से वादे करे पूरा करे, जनता से किए गए वादे पूरा करना, ये उसकी, ये कोई गुण में नहीं आता उसके। ये कोई गुण नहीं है। सबसे पहला गुण, एक जो लीडर होता है वो कुशल जनसंपर्क करता होता है। समझ रहे हैं, जनता को कैसे जोड़ के रखना है, ये कला उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहला लिखिए, पहला गुण कुशल जनसंपर्क, चाहे वो झूठ से हो, फरेब से हो, कैसे हो, लेकिन कुशल जनसंपर्क करता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके मानने वाले हैं, उनको हमेशा मोटिवेट करता रहे, उन्हें संगठित करके ले चल सके। एक संगठन को चलाने की भी क्षमता होनी चाहिए। लिखिए अगला, अनुयायियों को प्रोत्साहित करने, अनुयायियों को प्रोत्साहित करने एवं संगठित करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुयायियों को
संगठित अनुयायियों को प्रोत्साहित करने एवं संगठित करने की क्षमता होनी चाहिए। संगठित करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला लिखिए। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय की क्षमता होनी चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय की क्षमता होनी चाहिए। यह भी नेता के गुण है, मैं प्रशासक के भी लिखवाऊंगा। अच्छे प्रशासक के क्या गुण होने चाहिए? परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने होने की क्षमता होनी चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए, कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए। विल पावर, कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए। एक अच्छा नेता कैसा होना चाहिए? दूरदृष्टा होना चाहिए। दूरदृष्टा, उसके निर्णय भविष्य में भी कैसे होने चाहिए? अप्रभावी नहीं होने चाहिए, अप्रासंगिक नहीं होने चाहिए। तो एक अच्छा नेता कैसा होना चाहिए? दूरदृष्टा। अगला, उसका चारित्रिक बल, चारित्रिक बल, चारित्रिक बल। अगला लिखिए, मानव संबंधों का ज्ञान होना चाहिए उसे। मानव संबंधों का ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए, उसमें बुद्धिमत्ता एवं ईमानदारी होनी चाहिए। उसमें बुद्धिमत्ता एवं ईमानदारी होनी चाहिए। उसमें मैत्री भाव एवं स्नेह होना चाहिए। अगला पॉइंट, उसमें मैत्री भाव एवं स्नेह होना चाहिए। अगला पॉइंट, शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा होनी चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा होनी चाहिए। कुशल वक्ता होना चाहिए। कुशल वक्ता एवं संचार कौशल होना चाहिए। ये लिखे, कुशल वक्ता एवं संचार कौशल होना चाहिए। उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। और अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, अभी बहुत हो सकती हैं, और लिख लीजिए, एक और लिखे, संगठनात्मक गतिविधियों का कुशल संचालन करने वाला होना चाहिए। संगठनात्मक गतिविधियों का कुशल संचालन करने वाला होना चाहिए। अंतिम लिख लीजिए, एक अच्छा नेता वही है जो, एक अच्छा नेता वही है जो अपने बाद भी एक अच्छा नेतृत्व तैयार करे। समझ रहे हैं? अपनी अनुपस्थिति में यदि वो नहीं रहता तो भी संगठन टूट ना जाए, बिखर ना जाए, इसका भी काम करे। एक अच्छा नेता वही है जो अपने बाद भी एक अच्छा नेतृत्व तैयार करे। तो उदाहरण के तौर पे किन्हें लिखेंगे आप? महात्मा गांधी एक ग्रेट लीडर थे, कुशल जनसंपर्ककर्ता थे, दूरदृष्टा थे, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता रखते थे, कार्य करने की इच्छा थी उनमें, अनुयायियों को प्रोत्साहित और संगठित रखते थे, है ना, चारित्रिक बल ऊंचा था। आज के नेताओं को थोड़ा ना आप एग्जाम्पल में रखोगे कि चारित्रिक बल, कहाँ है चारित्रिक बल? है ही नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल जो हमारे फ्रीडम फाइटर, ये लीडर रहे।
जवाहरलाल नेहरू थे कि नहीं? अब आप लोग विरोधी भी हो सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा पर्सनालिटी था जिसने, देखो उनके बारे में बहुत सारी हम गलत सलत बातें ज़रूर सुनते रहते हैं और बोलते रहते हैं, क्योंकि कई जगह पे वो चूक भी हुई है उनसे, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि नेहरू के सामने एक नवजात भारत था जो पैदा हुआ था। उस समय उन्हें उस भारत को बनाना था। आज के भारत से उस भारत को आप नहीं कंपेयर कर सकते, समझ रहे हैं ना? उसके पास वित्त व्यवस्था थी, ना उसके पास आज जैसे वर्तमान में जो संसाधन है उन संसाधन नहीं थे। देश आत्मनिर्भर नहीं था किसी भी चीज़ में, हर चीज़ के लिए हम विदेशों के ऋणी थे। एक औपनिवेशिक शोषण से नए नए निकल के आए हुए देश थे। विश्व में कोई पहचान नहीं थी। एक बड़ी आबादी थी जो गरीब थी, जो अशिक्षित थी, जो कुपोषित थी, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। विभाजन का दंश था, सांप्रदायिकता का जहर था, एक नए संविधान की मशीनरी को चलाने का दायित्व था। तो ये सब भी तो सोचना पड़ेगा आपको। और ऐसी कंडीशन में भी उस व्यक्ति ने ऐसे कार्यक्रम चलाए जो आज भी निरंतर है, गतिशील है। समझ रहे हैं? तो ऐसे में सही और गलत जब कभी किसी व्यक्ति को हम कहते हैं तो सबसे पहला कार्य हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि परिस्थितियां कैसी थी, सिचुएशन क्या थी। उस सिचुएशन पे जाके हम अपने आप को सही और गलत किसी को आंकते हैं। तो नेहरू के सामने नवजात भारत था, जिस भारत का जन्म ही हुआ था। तो यदि जिस भारत का जन्म ही हुआ था तो उस भारत में उसको हम सही गलत नहीं आंक सकते। ठीक। अब एक अच्छे प्रशासक के गुण क्या होने चाहिए? एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन जो है उसके गुण क्या होने चाहिए? सबसे पहले सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा मतलब सत्य पे विश्वास रखना, सत्य पे अड़िग रहना। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा की परिभाषा लिखवाई है मैंने समझाई तो है। सत्यनिष्ठा समझाई है, परिभाषा नहीं लिखवाई। क्या लिखोगे? अभी देखो ये परिभाषाएं मैं सिर्फ ऊपरी तौर पे लिखवा रहा हूँ, अभी अंदर नहीं गए। अभी हमने इथिक्स चालू नहीं किया, ध्यान रखना। अभी हमारा सब्जेक्ट शुरू नहीं हुआ, अभी तो केवल कोर्स ओवरव्यू चल रहा है। 2 सप्ताह होने जा रहे हैं, कोर्स ओवरव्यू खत्म नहीं हो रहा। हाँ, समझा मैं तो सब दिया हूँ। अब मैंने बताया ना, मैं आपको इतना एबल बना दूंगा कि अभी से आप पेपर से डर खत्म हो जाएगा। प्रश्न पत्र देखोगे, अच्छा ये आया, अरे ठीक है आता है, समझ चुके। जब कंप्लीट 3 महीने की क्लास के बाद उठोगे, कॉन्फिडेंस अलग ही होगा चेहरे में। इथिक्स के प्रति डर नहीं, अरे इथिक्स है, अरे कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा, वो खड़ा करके आपको यहाँ से भेजूँगा। अभी वैसाखी में हो, वैसाखियाँ छूट जाएंगी। इथिक्स के प्रति इस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मतलब मैं उठा रहा हूँ, उस सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं होगी। बस मेरा एक ही काम आपको करना है। 2 किताबें मैंने आपको दी हैं, इन्हें 3 महीने में आपको ख़त्म करना है और साथ में मेरी क्लास करते रहना है। बस आप इथिक्स में 130 क्या 135 क्या 150 नंबर भी लेके आओगे, लिख के दे रहा हूँ आपको, गिरी से गिरी हालत में, इतनी गारंटी देता हूँ। एक इंडिपेंडेंट पेपर सबसे बेहतरीन आपका होगा, बस मुद्दा है कि आप कर पाओ उतना। तो लिखिए क्या क्या होना चाहिए? एक सत्यनिष्ठा, दूसरा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए एक प्रशासक को। नेता रहे ना रहे चलेगा। बहुत सारे नेता कहते हैं कि नालंदा तक्षशिला जो है वो बिहार में है, उन्हें पता ही नहीं कि तक्षशिला जो है वो पेशावर में। तो वो वस्तुनिष्ठ, लेकिन एक प्रशासक को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उसे तर्क और तथ्यों का पता होना चाहिए, प्रामाणिकता के आधार पे ही बात करे वो। ठीक है। और क्या हो सकता है? गैर तरफदारी। गैर तरफदारी है ना, भेदभाव रहित होना चाहिए। एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए उसके अंदर, एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए उसे, नेतृत्वकर्ता। उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रशासक के अंदर एक गुण ये भी लिखे, ज्ञान। एक प्रशासक का गुण है ज्ञान। इमोशनल मैनेजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भावात्मक बुद्धि होनी चाहिए, भावात्मक समझ होना चाहिए उसके अंदर कि नहीं होना चाहिए? लिखिए भावात्मक समझ होनी चाहिए। न्यायप्रिय होना चाहिए प्रशासक कि नहीं होना चाहिए? लिखिए न्यायप्रिय होना चाहिए। सहिष्णुता का भाव होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरे के विचारों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, तो लिखिए सहिष्णु होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए उसके अंदर। अगला पॉइंट लिखिए
बौद्धिक सतर्कता होनी चाहिए, बौद्धिक सतर्कता होनी चाहिए उसके अंदर, नैतिक दक्षता होनी चाहिए उसके अंदर। नैतिक दक्षता मैंने बताया आपको, नैतिक दक्षता, आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा, अपने निर्णयों के ऊपर भरोसा, आत्मविश्वास होना चाहिए। अभिरुचि, अभी क्षमता तो आपको ये सब बनाएगी। अभिरुचि, अभी क्षमता क्या है? रवैया आपका कैसा है, बचपन से आपका किस चीज़ में आपकी रुचि है, इसे अभिरुचि कहते हैं। किस चीज़ में आपको जो रुझान आपका क्या है, कौन सी चीज़, यही सब चीज़ें तो आपको ये बनाएंगी। अब आपका रुझान ही नहीं है। प्रशासक क्या है? एक रुझान है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, मुझे प्रशासक बनना है। आपको चपरासी वाली पोस्ट पसंद है, उससे भी खुश हैं आप। प्रशासक एक रुझान है। अब आपकी क्या रुझान है? आपका रुझान ये इन प्रकार जॉब मिले, ये आपका रुझान हो सकता है। बस मुझे कुछ मिल जाए, मैं खुश हूँ, 4 पैसे जेब में आने लग जाए। एक रुझान ये हो सकता है। एक रुझान ये हो सकता है कि मैं डिसीजन मेकिंग में बैठूँ, समझ रहे हैं, एक लीडर बैठूँ, लीड करूँ टीम को, एक रुझान ही होता है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं फॉलोअर, एक होते हैं लीडर। तो अब आप लीडर हो कि आप फॉलोअर हो, ये रुझान होगा, ये अभिरुचि होगी, यही अभिक्षमता तो आपको प्रशासक बनाएगी। यूपीएससी यही तो चेक करने वाला है आपको कि आपके अंदर रवैया क्या है, कि आप लीडर हो कि फॉलोअर हो। ये चेक करेगा, एग्जाम का पूरा प्रोसीजर आपको चेक करके बताएगा। यदि होगे तो आपको सिलेक्ट करेगा वो। लीडर विपरीत परिस्थितियों में नहीं टूटता है, धैर्य होता है उसके अंदर। लिखिए अगला गुण, धैर्य। धैर्य, पेशेंस। एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, पेशेंस, चौथा अटेम्प्ट, पेशेंस, अगला अटेम्प्ट, वो सब चेक कर लेगा आपको इस पूरी अवधि में। ये पूरा 2 साल उसने ऐसे तोड़ना, 1 साल का तो पूरा प्रोसीजर है एग्जाम देने का। 20 लोग तो बीच में ही छोड़ देते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसका यूपीएससी का मेंस था और बैंक पीओ का मेंस था, उसने बैंक पीओ का मेंस दिया, यूपीएससी देने नहीं गया वो। आज के टाइम पे बैंक पीओ है वो, शायद आप लोग जानते हो, मयंक सिंह। काफ़ी समय तक हम लोग रहे साथ में, भी समय कोलकाता पोस्टिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके अंदर पेशेंस नहीं है। होता नहीं, एक प्रशासक हर परिस्थिति से गुजरता है, ऐसी कोई कंडीशन है तो उसके अंदर सब होना चाहिए। ये आगे अगला, नैतिकता एवं सदाचार, कह सकते हैं चारित्रिक बल, चरित्र अच्छा होना चाहिए। नैतिकता एवं सदाचार। और लिख लीजिए, करुणा का भाव। करुणा का भाव। और बताइए, कुछ आप बताइए। बताइए। जुझारूपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दृढ़ता या जुझारूपन, सेवा की भावना, प्रतिबद्धता, कमिटेड होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, जवाबदेह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लिख लिया कि नहीं लिख लिया? नहीं लिखा? कितने लिख डाले? और लिख डालो, जितने लिखना हो। बैठो, अब ये आएगा, सिविल सेवा के मूल्य क्या हैं, लिखना पड़ेगा आपको, एक अच्छे प्रशासक के गुण। अब आपको बैठना है, सोचना है, लिखना है, और लिख डालिए इसमें बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। निस्वार्थता, निस्वार्थ होना चाहिए वो, निस्वार्थ निष्ठता होनी चाहिए उसके अंदर। निस्वार्थ निष्ठता यानी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ अधिकारी सार्वजनिक हित ही देखे, अपना हित ना देखे, निस्वार्थ निष्ठता। ठीक है, ये हो गए आपके गुण। यदि देखेंगे, पूछा गया है, एग्जाम आया है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उत्तरदायित्वता, उत्तरदायित्व बोध होना चाहिए कि नहीं? जवाबदेहिता, हाँ वही, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों अलग अलग चाहिए। जवाबदेहिता से ही जुड़ जाएगा उत्तरदायित्व।
ठीक है, सकारात्मक सोच किसमें है? पॉजिटिव थिंकिंग, बिल्कुल पॉजिटिव, हर विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहे वो, सकारात्मक दृष्टिकोण लिख सकते हैं आप। कैसे दृष्टिकोण होना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। एक हमने अभी लिखा था जिसमें क्या था, विश्वास और अविश्वास, ये विश्वास और अति विश्वास से बचना चाहिए। विवेकशीलता लिखिए, एक गुण ये भी है, गुण ही गुण है, ये सब मिल के एक प्रशासक बनता है। ये सब वैल्यू आपको अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, तब जाके आपके अंदर एक प्रशासक आएगा। एक धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का जुड़ाव, ये लिख लीजिए। एक प्रशासक में लोकतांत्रिक मूल्य होने चाहिए, प्रजातांत्रिक मूल्य होने चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं? धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, उसे समानता के विचारों को मानना चाहिए, स्वतंत्रता के विचारों को मानना चाहिए, है ना, बंधुत्व के विचारों को मानना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का जुड़ाव। ठीक है, चलिए ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल कोशिश करते हैं कि समाप्त करें इसे। ठीक है, इस वीक और ये पूरा ख़त्म ही है। बाकी आंसर राइटिंग को लेके मैं वहाँ पे असाइनमेंट देता रहूँगा, आप लोग सभी बैच रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। 1-2 दिन में सारे लोग जब जुड़ जाएंगे तो इसके बाद फिर मैं उत्तर लेखन वहाँ चालू करा दूँगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, यहीं से सेशन को समाप्त करते हैं।